सवेरा बोली, अच्छी सेटिंग की है आपने और वैरायटी भी बाज़ार से हट कर है। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए हाल अहवाल पूछा और स्टडी के बारे में पूछा तो सवेरा बोली, स्टडी तो अच्छी जा रही, मगर आप तो भूल ही गए, मैं तो रोज़ कॉलेज जाते वक्त आपको देखती रहती थी कि शायद आप नज़र आ जाएं, मगर आपने तो आना भी मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सवेरा, असल में मुझे ये मुनासिब नहीं लगता कि यूँ छचोरों की तरह कॉलेज के बाहर खड़ा रहूँ, और वैसे भी मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। सवेरा बोली, आपको और आपकी दुकान को देखकर बहुत खुशी हुई। इतने में सवेरा की बहन दूसरा सूट पकड़े सवेरा के पास आ गई और बोली, क्या बना, डिस्काउंट मिला कि नहीं? सवेरा हंसते हुए बोली, जवेरिया ये अपनी ही दुकान समझो, ये अपने जानने वाले ही हैं, हम तो बग़ैर पैसों के भी सूट ले जा सकते हैं। सवेरा की बात सुनते ही मेरी छठी हिस्स ने ख़तरे का अलार्म बजाया कि काका बच के। मैंने सवेरा की बात को नज़रअंदाज किया और जुनेद को आवाज़ देकर कहा, जुनेद उनको रेट ज़रा मुनासिब लगा दो, अपने जानने वाले ही हैं। तो जुनेद ने जी कहकर इनको काफ़ी डिस्काउंट दे दिया, जिससे दोनों भी खुश हो गईं। सवेरा पर्स से पैसे निकालते वक्त बार बार मेरी तरफ देख रही थी कि मैं उसको कहूँ कि रहने दें पैसे, मगर मैं भी शेख बच्चा था, घर को घाटा नहीं पड़ने देना था। मैं भी चुप करके खड़ा पैसे लेने का इंतज़ार करता रहा। आखिर सवेरा ने दिल पर पत्थर रखकर पर्स से पैसे निकालकर मुझे दिए तो मैंने खामोशी से पैसे पकड़े और दराज में रख कर उनका शुक्रिया अदा किया। तो सवेरा फिर आने का कहकर चली गई और मैंने भी लंबा सांस भरा और कुर्सी पर बैठ गया। जुनेद बोला, उस्ताद ये कौन थी? मैंने कहा, उनके रिश्तेदार हमारी गली में रहते हैं, तो 2-4 दफ़ा इनको वहाँ आते जाते देखा था। जुनेद की बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई और मैं पेट पर दोनों हाथ रखकर हंसते हुए दोहरा होता जा रहा था। मैंने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल मेरी भाभी ही है और तेरी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। मैंने हंसते हुए कहा, शुक्र है कहीं ये नहीं कह दिया कि तेरी बेगम मेरी भी बेगम है। जुनेद मेरी गर्दन पकड़कर मेरा सर नीचे दबाते हुए बोला, कभी तो सही बात किया करो। हम अभी एक दूसरे के साथ हंस खेल ही रहे थे कि कस्टमर दुकान में दाखिल हुए। तो जुनेद कस्टमर को देखकर जल्दी से मेरी गर्दन छोड़कर सीधा हो गया और फिर कस्टमर को डील करने लग गया। रात को दुकान बंद की और जोफ़ी को घर छोड़ने के बाद मैं गांव पहुंचा और घर जाकर खाना वगैरह खाया। उस्मा नसरीन भी घर में थी। नसरीन बार बार मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखती, मगर मैंने सबके सामने उसको नज़रअंदाज ही किए रखा। मैं तो पहले ही कल का डरा हुआ था। आंटी के घर बनी इज़्ज़त भी खाक में मिल जानी थी और अपने घर वालों के सामने भी जलील होना था। उस्मा ज़्यादा चुप चुप रहती थी, जैसे पहले वो हंसी मजाक करती थी, मगर अब इसमें वो बात नहीं थी। वैसे भी वो पहले की निस्बत काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। बेचारी को दुख ही इतना बड़ा लगा था कि जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे। खिलता गुलाब खिलने से पहले ही मुरझा गया था। मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से उस्मा के साथ अलैदगी में बात हो जाए, और नाजी थी भी बड़ी बातूनी, इसे बस कोई सुनने वाला चाहिए और फिर इसकी ज़बान को कौन रोके। मगर न जाने क्यों नसरीन से मैं अब कतराने लग गया था। मुझे इससे खौफ सा महसूस होना शुरू हो गया था, मगर उसके बावजूद मुझे उस पर अब यकीन नहीं रहा था कि किसी वक्त भी बदल सकती, और ये भी सोच थी कि ऐसी छोटी सी गलती कहीं मेरी बदनामी का बायस ना बन जाए। खैर मैं कुछ देर उनके पास बैठा उनकी बकबक सुनता रहा और फिर बाहर गली में आ गया और एक बार फिर मेरे कदम फरहत के घर की तरफ उठ गए, मगर आगे से फिर वही मायूसी मिली। दरवाजे पर लगा ताला मुझे मुँह चढ़ा रहा था। आखिर मैंने फरहत के घर पर ताला लगने की वजह मालूम करने का सोचा और फिर मैंने कुछ सोचकर साथ वाले घर का दरवाज़ा बजाया। तो कुछ देर बाद दरवाजे पर 10-12 साल का लड़का निकला, जो मुझे तो जानता था, मगर मैं उसे नहीं जानता था कि ये किसका बेटा है। मैंने उससे पूछा कि इस साथ वाले घर पर ताला क्यों लगा है। लड़का बोला, उनके घर तो 2 महीने से ताला लगा हुआ है। मैंने हैरान होते हुए कहा, क्यों, क्या ये लोग घर छोड़ कर चले गए हैं या कोई और वजह है? वो लड़का बोला कि आंटी फरहत की अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उनको लाहौर ले गई थी, जहाँ उनका इलाज हो रहा था। मैंने अच्छा कहा और उसका शुक्रिया अदा करके चलने लगा। तो फिर मैं रुका और वापस मुड़ते हुए लड़के को आवाज़ दी कि बात सुनो। लड़का बोला, जी यासर भाई। मैंने कहा, यार उनका लाहौर का एड्रेस या फ़ोन नंबर मिल सकता है? तो वो लड़का बोला, मुझे तो नहीं मालूम, मैं अम्मी या अब्बू से पूछ कर बता सकता हूँ। तो मैंने कहा, मेहरबानी है अगर बता दो। उनका बेटा मेरा क्लास फेलो है, तो उसकी नानी इतनी बीमार है तो मेरा भी हक बनता है कि उनकी खैरियत दरियाफ़्त करूँ। अगर नंबर ना हुआ तो एड्रेस का ही पूछ लेना, क्योंकि मैंने इस जुमे को लाहौर जाना है, तो उनका पता करता आऊँगा। लड़का जी अच्छा कहकर अंदर चला गया और काफ़ी देर बाद बाहर आया तो उसके हाथ में पर्ची थी।
जिस पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। मैं नंबर देखकर हैरान हुआ कि इतना लंबा नंबर क्या बाहर के मुल्क का है। तो लड़के ने बताया कि पता नहीं, आंटी जाते हुए हमें ये नंबर लिख कर दे गई थी कि अगर कोई मसला हो या कोई काम हो तो ये मेरे भाई का मोबाइल नंबर है। मैंने चौंक कर लड़के की तरफ देखा और इससे फिर पूछा कि किस चीज़ का नंबर है। तो लड़का बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, भाई का मोबाइल नंबर है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई कि मोबाइल को मोबलैल कह रहा था। मुझे मोबाइल की शक्ल का थोड़ा बहुत पता था, मगर मोबाइल के नंबरों का अभी तक पता नहीं था। इतना लंबा नंबर होता है, इसलिए मैं नंबर देखकर ये समझा कि शायद ये बैरूने मुल्क का नंबर है। लड़का मुझे हंसते हुए देखकर बोला, क्या हुआ भाई यासिर, हंस क्यों रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, और मैंने पर्ची फोल्ड करके अपने वॉलेट पर्स में रखी और पर्स पैंट की जेब में डालकर लड़के का शुक्रिया अदा करके वहाँ से घर की तरफ आ गया। मैं मायूसी से घर पहुँचा तो सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। भाई भी दुकान से घर आ चुका था। वो भी कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैं पहले सीधा बैठक में गया, अपने बिस्तर पर लेट गया और कुछ देर बाद मैं उठकर बैठ गया। पता नहीं, अजीब सी बेचैनी हो रही थी। और फिर मैं बिस्तर से उठा तो भाई के कमरे में पहुंचा तो भाई घोड़े बेचकर सोया हुआ था और उसके खराटे कमरे में गूंज रहे थे। मैं वापस बैठक में आने लगा, मगर दरवाजे को पकड़कर फिर कमरे से निकलकर सहन में आ गया। सहन में घुप अंधेरा था, मगर नाजी बहन के कमरे की लाइट चल रही थी और दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मुझे भी अभी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं भी टाइम पास करने उनके कमरे में चला गया। मुझे देखकर तीनों उठकर बैठ गईं। नाजी बोली, भाई सोए नहीं आप? मैंने कहा नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा कि थोड़ी देर तुम लोग की चुगलियाँ सुन लो। नसरीन बड़ी शौक़ी से बोली, हम तीनों चुगलखोर लगते हैं क्या? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, इसमें कौन सा शक वाली बात है? ये तो सब कहते हैं कि लड़कियां जब भी फारिग होकर बैठती हैं तो सवाए चुगलियों के उनको कोई काम नहीं होता। नसरीन, नहीं जी, हम तो बस अपने बचपन की बातें कर रही थी। मैं बोला, चलो मैं भी सुनूं कि कौन सी बचपन की बातें हो रही हैं, और इसके साथ ही मैं एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठ गया। उज़्मा और नाजी फिर मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लग गईं। मैंने उज़्मा से पूछा कि आंटी का फ़ोन वगैरह नहीं आया? तो उज़्मा बोली, अभी तक तो अम्मी का फ़ोन नहीं आया, पता नहीं अब्बू की तबीयत कैसी होगी। अम्मी भी लापरवाह हैं, जाकर कम अज़ कम एक फ़ोन करके अपनी और अब्बू की खैरियत तो बता देती। मैंने उज़्मा से उसके मामू का नंबर पूछा कि मैं सुबह कॉल करके पता कर लूँगा। उज़्मा बोली, मुझे ज़बानी याद तो नहीं, मगर घर मामू का नंबर लिखा पड़ा है। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, सुबह मुझे ला कर दे देना। तभी नसरीन बोली, उज़्मा, सुबह यासिर ने जल्दी दुकान पर चले जाना है, फिर उसने रात को आना है, तुम अभी घर जाकर नंबर ला दो।